So now we are going to start the next, that is work done in adiabatic process. ठीक है जी, तो देखते हैं. In tomorrow's class, tomorrow also there will be a class, and in that class we are going to do the SHM and waves part. ठीक है, SHM और wave का करेंगे, इनका important question जो उसके हैं, we are going to discuss that thing. तो अब वर्क डन इन एडियाबैटिक करना है. जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है पॉइजन्स लॉ को फॉलो करता है. पॉइजन्स लॉ, ठीक है. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो होती है, मतलब क्यू जीरो होता है. ना तो हीट बाहर आ सकती है सिस्टम से, ना अंदर जा सकती है. पॉइजन्स लॉ की इक्वेशन होती है बेटा पी वी पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ गामा होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो. गामा इज स्पेसिफिक हीट रेशियो. ठीक है, ये होता है पॉइजन्स लॉ का. सॉरी, एडियाबैटिक की इक्वेशन ये है, जब इसका पीवी ग्राफ बनाते हैं तो वो भी ऐसा ही आता है. तो अब कैसे समझ में आए कि आइसोथर्मल का ग्राफ है कि एडियाबैटिक का ग्राफ है, ये कैसे पता चले? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब एक पीवी ग्राफ, देखिए मैं एक ही पर ये पीवी ग्राफ दो बनाए, एक आइसोथर्मल का एक एडियाबैटिक का है, कैसे पता चले ग्राफ वन ग्राफ टू? जो ज्यादा स्लोप ही है, स्लोप ज्यादा किसका है? वन वाले का. एडियाबैटिक का ग्राफ है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल. ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आप एक और रिलेशन याद रख लीजिए, जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है. और कितना ज्यादा होता है ये भी बता देता हूँ, गामा टाइम्स. गामा मतलब गामा गैस का स्पेसिफिक हीट रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आइसोथर्मल इंटू गामा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, दैट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ इज इक्वल्स टू गामा. ठीक है, गामा टाइम ज्यादा होता है. इसके बाद परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है? परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है? या तो वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटिंग हो. वॉल्स कैसी हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग, जो पॉसिबल नहीं है. या प्रोसेस को इन्फानाइटली फास्ट किया जाए, पता है ना, इन्फानाइटली फास्ट किया जाए जिससे उसको हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग का समय ही ना मिले. ठीक है, ये हो गया. अब आता है वर्क डन इन, फिर से वर्क डन का सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन पीडी. अब फिर से प्रेशर हटाना है और वॉल्यूम के टर्म्स में इक्वेशन को करना है. लेकिन यहाँ पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से आप जो वैल्यू रखोगे वो टेम्परेचर, पी क्या आएगा? एनआरटी अपॉन बी. तो टीवी वेरिएबल है यहाँ पर, टी टेम्परेचर कांस्टेंट तो है नहीं है, टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं, और दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे तो फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाए. तो इसलिए उस तरीके से यहाँ नहीं कर सकते. आइडियल गेस तो वैसे हर जगह लगा सकते. तो यहाँ कैसे करेंगे? आपको पता है ये एडियाबैटिक की इक्वेशन ये पी वी पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ से निकालते हैं. पी वी पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या मानिए, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि जब हम एडियाबैटिक पढ़ रहे हैं तो एडियाबैटिक इक्वेशन तो लगा सकते हैं, बी अपॉन के अपॉन बी पे पार. ये वैल्यू रख देते हैं, वर्क डन क्या आ जाएगा? अच्छा, इंटीग्रेशन v1 से v2 वाली, पी की वैल्यू क्या होगी? के अपॉन बी पे पार गामा डीवी, v1 से v2. के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? v1 से v2. अब v पे पार गामा को ऊपर लिख सकते हैं, v पे पार माइनस गामा डीवी. आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स पे पार एन डी एक्स, एक्स पे पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. एन कौन है? माइनस गामा. क्या आएगा वर्क डन का फॉर्मूला? के वी पे पार माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, लिमिट v1 से v2. अब एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि माइनस गामा, अच्छा अब पहले एक चीज और, चलो फिर आगे बताते हैं. ये थोड़ा डेरिवेशन बढ़ा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कंसेप्चुअली समझ में आ गया तो कर सकते हैं.
थ्री मार्कर क्वेश्चन है बेटा ये तो, इनमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब पहले लिमिट रखते हैं, V2 माइनस, एक काम और कर सकते हो आप चाहो तो, यहीं पर हमें ये माइनस गामा प्लस वन, इसको वन माइनस गामा लिख सकते हैं, लिख लो। तो वो ही कर लेते हैं पहले, माइनस गामा प्लस वन को वन माइनस गामा लिख लेते हैं। ठीक है, वन माइनस गामा अपॉन, इसको भी वही कर रहे हैं, वन माइनस गामा, वही ए प्लस, उल्टा आगे पीछे लिखेंगे, V1 से V2। बेटा आप पहले अपर लिमिट रखेंगे V की जगह V2, और फिर V की जगह V1, तो वन माइनस गामा का तो कुछ काम नहीं है, इसको बाहर निकाल लीजिए। चलिए V की जगह V2 रखते हैं, वन माइनस गामा माइनस V की जगह V1 रखते हैं, वन माइनस गामा। अब दूसरी चीज एक और जो करनी है बेटा, हमेशा हम जो गामा की वैल्यू है वन से हमेशा बड़ी होती है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो जो हमने यहाँ वन माइनस गामा लिखा है, इसको गामा माइनस वन में कन्वर्ट करना है। करते हैं, जहां जहां आपको पता है ए माइनस बी को बी माइनस ए लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा वहां। करते हैं, यहां भी करो, गामा माइनस वन माइनस आ गया, यहां भी करो, गामा माइनस वन माइनस आ गया, गामा माइनस वन माइनस बारह आ गया। ये हो गया। अब सुनो क्या करेंगे, पहले तो इन माइनस को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, वन अपॉन करके। ठीक है, वन अपॉन V1, ये हो गया पहला काम। अब सुनो, ये माइनस हटाना है, तो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए माइनस बी को बी माइनस ए लिख दो, मतलब इसको लिख दो पहले V1 को, और V2 को लिख दो बाद में। तो यहां से एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। दोनों माइनस हट चुके हैं। अब एक चीज और हटानी है जो परेशान कर रही है, ये के कौन लाया था, ये के हम लाए थे, इस के को हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, पहले के का मल्टीप्लाई कर देंगे, के को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या मल्टीप्लाई होगी। अब सुनो, ये हमने लिखा था पीवी पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P1 V1 पे पार गामा इक्वल्स टू P2 V2 पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या P3 V3 पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कितने भी बार लिख लो, लिख सकते हैं ना। अब ये के की वैल्यू, यहाँ पर V1 है तो ये वैल्यू रखेंगे P1 V1 पे पार गामा, यहाँ V2 है तो के की वैल्यू रखेंगे P2 V2 पे पार गामा। रखते हैं, क्योंकि ये के हटाना था, हमने रखा था, तो वन अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ के की जगह क्या रखा है, P1 V1 पे पार गामा अपॉन V1 पे पार गामा माइनस वन, माइनस यहाँ क्या रखेंगे, P2 V2 पे पार गामा अपॉन V2 पे पार गामा माइनस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं, जगह है हमारे पास, हो जाएगा। अब देखिए, V1 और V1 बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा, W वन अपॉन गामा माइनस वन। हाँ जी, P1 तो एज यूजुअल रहेगा, V1 की जगह क्या हो जाएगा, गामा, नीचे क्या है, गामा माइनस वन, माइनस ऊपर आएगा तो ये माइनस गामा हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में P2 V2 पे पार, V2 का भी यही होगा, गामा माइनस गामा प्लस, गामा माइनस गामा प्लस वन, ये हो गया। इसको एक मिनट ऐसे, हाँ चलो, माइनस गामा प्लस गामा खत्म, क्या बचा वर्क डन, वन अपॉन गामा माइनस वन P1 V1 माइनस P2 V2, दिस इज रिजल्ट। एक रिजल्ट तो ये है, लेकिन अब यहाँ तो टेम्परेचर भी चेंज होता है ना साहब, टेम्परेचर भी तो चेंज होता है, टेम्परेचर के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये रिजल्ट हो गया, स्टार लगा लो। दूसरा रिजल्ट कैसे आएगा, आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो दो बार, P1 V1 क्या होगा, nRT1, जब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर, और P2 V2 क्या होगा,
Nr(T2) रख दो यहाँ वैल्यू, क्या आ जाए वर्क डन? 1/γ-1। यहाँ रखोगे Nr(T1) और यहाँ Nr(T2), तो N और R कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा? T1 - T2, ये आ गया। ये भी रिजल्ट है, ये टेम्परेचर के टर्म्स में, ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। आप एक बार देख सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच हैज बीन so complicated you could ask, but we have done all these things। देख सकते हैं। So this is work done in isothermal, sorry, adiabatic process we have done। ठीक है, आप समझ गए कैसे होना है? जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देख लीजिए। देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आइसोथर्मल कर लिया, एडियाबैटिक हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है? Q इक्वल्स टू W प्लस डेल यू, आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला T डेल V भी होता है, और वो जो अभी हमने पढ़ा वो भी होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये होता है। आपको पता है जब गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। और गैस जब कंप्रेस होती है, डेल भी नेगेटिव होता है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, वर्क डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम। वर्क डन नेगेटिव मतलब वर्क डन ऑन द गैस, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक जब आप पीवी ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ जैसे एक प्रोसेस है, कहीं से कहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जो एरिया अंडर द कर्व आता है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अगर एक्सपेंड हो रही है तो पॉजिटिव, और कंप्रेस हो रही है गैस तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, इसके बाद आपको पता है जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ एक ही फैक्टर से चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन ओनली वन फैक्टर, एंड दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और घटने से घटती है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये था, तो इसमें भी थोड़ा देख सकते हैं। इसके बाद एक और जो चीज है, दैट इज लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक। आपको पता है स्पेसिफिक हीट को सी से शो करते हैं। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द फेज, दैट इज फॉर स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला क्या होता था? MC डेल टी, याद है? कितना मास है, चेंज इन टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, जो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा। तो जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q/m डेल टी। ठीक है, वाटर की जो सी है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी सी ज्यादा है वो देर में ठंडा गर्म होगा, और उतना ही देर में ठंडा होगा, क्योंकि व्हाट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी, कितनी हीट एनर्जी लगेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ यूनिट डिग्री सेल्सियस। बता चुके हैं ये सब। यहाँ से इसका ऐसा यूनिट बना सकते हो आप, सी का जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद लेटेंट हीट क्या होती थी? फेस चेंज करने के लिए Q=ml। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फेस चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, Q=ml।
तो यहाँ लेटेंट हीट कांस्टेंट एल होता था, क्यू अपॉन एल। जैसे सॉलिड से लिक्विड बना तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बना तो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका एक ग्राफ और होता है, समझिएगा। जब कभी भी हम समय के साथ देख रहे हैं कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर यहाँ ले लिया, तो अगर टेम्परेचर और टाइम का लेटेंट हीट का ग्राफ होगा तो वो ऐसा होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट का ग्राफ होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, पहली चीज। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास -30 डिग्री सेल्सियस पर पानी रखा है, टेम्परेचर कितना है, -30। तो मान लीजिए ये -30 डिग्री सेल्सियस है। क्या होगा, पहले -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, ये जीरो है। अब 0 डिग्री सेल्सियस तक आया तो ये कौन सी है, स्पेसिफिक हीट। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया। ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा, स्पेसिफिक हीट, ये हो गया। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनेगी, ये स्टीम बन गई। ठीक है, ठीक है, ये लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक देखो, आप देख सकते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस मान लो और टेम्परेचर चेंज होगा, और ये 130 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक गया, ऐसा बना दो। तो आप कभी भी ऐसी लाइन देखें तो लेटेंट हीट और इंक्लाइंड लाइन देखें टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो आप समझ जाइएगा आपकी स्पेसिफिक हीट है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये भी याद रखना, जब ज्यादा समय लग रहा है, मतलब ज्यादा हीट लग रही है, मतलब वेपराइजेशन है, और फ्यूजन में कम लगती है। ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स यू कुड गो थ्रू द नोट्स आल्सो, एंड यू विल सी दैट। अब इसी बेस पर गैसेस की स्पेसिफिक हीट दो होती है, आपको पता है। गैसेस की, अच्छा इसी में एक और कंसेप्ट क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल सी से शो करते थे। मास की जगह क्या आ जाता था, मोल आ जाते थे। तो केजी की जगह क्या आ जाता था, मोल हो जाते थे। मतलब अगर आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया तो उसको हीट करने, मतलब टेम्परेचर चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मोलर स्पेसिफिक गैसेस के लिए यूज होता है। अब गैसेस की जो सी है वो कुछ भी हो सकती है, 0 से इंफिनिटी। तो गैसेस के लिए हम 2 सी यूज करते थे, सीपी और सीवी। मोलर स्पेसिएटेड कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिएटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको पता है सेम गैस के लिए सीपी सीवी से बड़ा होता था। कितना ज्यादा होता था, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। एक बार ये करके देखिएगा, दिस इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन, एंड आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ये मेयर रिलेशन होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक बार डेरिवेशन आप खुद करके देखेंगे। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कम, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ हीट। हीट के कारण एक्सपेंशन होगा, हीट एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इसको कहते हैं। जैसे सॉलिड्स बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी 3 तरह की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो जो 1D बॉडी है, 1 डायमेंशनल जो बॉडी है, जैसे एक पतली सी रॉड है, इनमें लेंथ होती है। 2 डायमेंशनल बॉडी जैसे एक शीट है, लेंथ ऑफ रेड। और 3 डायमेंशनल एक क्यूब या क्यूबॉइड है। 3 तरह की होती है। तो जब एक, मान लीजिए बॉडी T1 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ओरिजिनल लेंथ L0 है। इसको हमने हीट किया तो एक्सटेंशन इन लेंथ आ गया डेल एल, और नई लेंथ हो गई ये, मान लीजिए L T, दैट इज T2 डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहें तो इनिशियल लेंथ L0 का हो या L T1 का हो, और फाइनल लेंथ L T2 का हो, T2 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो L T2 है वो क्या होगी, L T1, T1 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल एल। और हमने जब ये डेल एल निकाला था, याद करो कितना बढ़ेगी, वो किस किस पे डिपेंड कर रही थी, ओरिजिनल लेंथ पर L T1, और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T2 से T1, T1 से T2 हो गया, दैट इज T2 माइनस T1, या डेल टी भी कह सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर डेल कैपिटल टी से शो कर दीजिए चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ अल्फा कांस्टेंट आता था, अल्फा L T1 डेल टी। ये एक्सटेंशन इन लेंथ आ गया।
ये वैल्यू डेल एल की यहाँ रखी तो L T2 कितना आया था, बोलिए। L T1 प्लस अल्फा L T1 डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हमने L T1 कॉमन ले लिया था, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये हमें पता है, दिस इज द रिलेशन। ये होता था। कुछ बुक्स में ये L T2 को LT लिखते हैं, L T1 को एल नॉट लिखते हैं, इनिशियल लेंथ एल नॉट, तो ऐसे भी लिखा मिलता है जो हमने T2 डिग्री सेल्सियस। तो ये लोग ऐसे लिख देते हैं LT = L0 1 प्लस अल्फा डेल टी इन टेम्परेचर। बात वही है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये T डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये हमने T1 और T2 कर दिया, ये है। ऐसी 2D बॉडी में क्या आएगा, एरिया में चेंज होगा, फॉर्मूला सेम होगा। डेल एल की जगह क्या आ जाएगा, डेल ए। इनिशियल लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया। अल्फा की जगह कोफिशिएंट हो जाएगा बीटा। अच्छा, अल्फा होता था लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, 2D एक्सपेंशन का। फिर नई एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए फिर। T2 क्या हो जाएगा, T1 1 प्लस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ऐसी अगर 3D बॉडी होगी तो एरिया की जगह किस चीज में चेंज आएगा, वॉल्यूम में, डेल बी। कांस्टेंट अब क्या बन जाएगा, गामा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। 3D में होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं इसको, 2D में सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया में चेंज आता है, और 1D में लीनियर एक्सपेंशन लेंथ में चेंज आता है। ठीक है, तो फिर नया क्या बन जाएगा, वॉल्यूम वाला, Vt2 = Vt1 1 प्लस गामा डेल्टी, ये बन गया कोफी। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, सुपरफिशियल का बीटा, और क्यूबिकल का गामा। क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा जो पढ़ा है, अब जो बताऊंगा उस पे क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशन बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि जो बीटा होता है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, और जो गामा होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं, प्रूविंग में आते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ करोगे तो एरिया मिलेगा डबल, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ ट्रिपल किया इसका तो मिला। कैसे प्रूव करेंगे, पहले ये वाला करते हैं। ये अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ये बहुत स्मॉल वैल्यूज होते हैं। जब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो इनके स्क्वायर तो और छोटे होते हैं, निगलेक्ट किए जा सकते हैं, एक चीज याद रखना। चलो इस वाले को उठाते हैं। एक एरिया है, स्क्वायर है, इनिशियल लेंथ एल और एल। इनिशियल लेंथ चलो L0 मान लेते हैं, एक्सपेंड हुआ, फाइनल लेंथ हो गई L1 और L1, नई लेंथ। ठीक है, तो इनिशियल एरिया क्या आएगा, A0, L0 बड़ा एरिया नया AT या A1 क्या आएगा, L1 × L1। हाँ जी, तो लेंथ वाला रिलेशन लिखते हैं, क्या होगा, लेंथ एट 1 या लेंथ एट T मान लीजिए, 1 की जगह T मान लीजिए, T डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो AT मान लीजिए, LT। हाँ जी, अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम लेंथ वाला लिखते हैं। LT क्या होगा, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टी, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टी मान लीजिए, 0 से T हो गया। इसमें स्क्वायरिंग बुद्ध साइड कर दीजिए। ठीक है, LT² क्या है, AT, और L0² क्या है, A0। ठीक है, ये 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर का ये हो गया। अब सुनो, हमें अल्फा तो बीटा लाना है। बीटा कैसे आएगा, AT की वैल्यू रख देंगे। AT क्या रख सकते हैं, A0 1 प्लस बीटा डेल्टी, चेंज इन टेम्परेचर तो सेम रहेगा ना, इक्वल टू A0 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ठीक है, A0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी A+B होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB, 1 निपट गया। बेटा एक चीज याद रखिए, मैंने कहा था अल्फा स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर तो 0 के समान होगा, 0 कर दिया, खत्म। क्या बचा, बीटा डेल्टी = 2 अल्फा डेल्टी, डेल्टी डेल्टी खत्म, बीटा किसके बराबर आ गया, बोलिए, 2 अल्फा के। ये आएगा,
अब समझिए, इसी बेस पर मैं आपको बीटा इक्वस एक गामा इक्वस टू 3 अल्फा प्रूव करके दिखाऊंगा विद इन अ मिनट। देखिए वो भी, बिकॉज इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन द सेम पैटर्न एंड वी go प्रूव इट। चलिए, अब देखो, अब एक वॉल्यूम मान लो। वॉल्यूम मान लिया तो इनिशियल वही लिखो, लेंथ एल टी, एल नॉट, 1 + अल्फा डेल टी। अभी स्क्वायरिंग किया था, क्यूबिंग करो, क्यूबिंग बोलता था। तो ये नया वॉल्यूम वी टी, एल नॉट इंटू एल नॉट इंटू एल टू, पुराना वॉल्यूम वी नॉट, 1 + अल्फा डेल टी का क्यूब। अब गामा लाना है तो वी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी नॉट 1 + गामा डेल टी। ठीक है, इक्वल्स टू वी नॉट 1 + अल्फा डेल टी का क्यूब। वी नॉट कट गए, 1 + गामा डेल टी, ए प्लस बी होल क्यूब करिए, ए क्यूब, बी क्यूब, 3a² बी, 3a² बी, और 3ab²। ये हो गया। फिर से अल्फा क्यूब 0, अल्फा स्क्वायर 0, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, अल्फा डेल्टी, गामा डेल्टी, 3 अल्फा डेल्टी, डेल्टी से डेल्टी, गामा कितना आ गया, 3 अल्फा। बी अप्रूव दिस हैज बीन द गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा एंड बी अप्रूव्ड इट अगेन। ठीक है, तो दिस हैज बीन अ पार्ट